हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सज्जन सिंह बाजिया, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स से पहला चैप्टर से है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम फ्लूइड क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें और क्या क्या आगे जो सिलेबस हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो गई, इसके अलावा बाद में उसकी काइनेमेटिक्स क्या है, उसका डायनेमिक्स क्या है, वो सब डिटेल में हम देखेंगे। सो अविलंब स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले यदि आप देखें तो आपको एक डेफिनेशन जो है फ्लूइड का वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड जो है वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। यानी जब भी मैं फ्लूइड कहूँगा, जब भी हम किसी फ्लूइड की बात करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि फ्लूइड यानी वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड किसे कहेंगे? तो पदार्थ का वह सब्सटेंस जो बहुत मिनिमम फोर्स लगाने पर, बहुत कम फोर्स लगाने पर, या यूँ कहें कि लगभग इवन जीरो फोर्स लगाने पर, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स भी लगाने पर यदि वह पदार्थ जो है वो यदि बहने लगता है, ध्यान से सुनिएगा, बहने लगता है, फ्लो होने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। ये वर्ड जो है ना फ्लूइड, ये आया है फ्लो से, FLOW, फ्लो यानी बहना। जो बहता है वो फ्लूइड है। तो हम देखते हैं कि द्रव्य जो है, जैसे ऑयल है, तेल द्रव्य की कैटेगरी में आता है, पानी द्रव्य की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या है? ये लिक्विड्स हैं, तो ये बहते हैं। ऐसे ही हवा है, ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ये क्या है? ये भी बहती हैं। जो आप इनको एनवायरनमेंट में छोड़े तो क्या होता है? फ्लो होता है ना इनका। तो लिक्विड्स भी बहते हैं, गैसेस भी बहती हैं, और इन दोनों को मिला करके हम फ्लूइड कहते हैं। तो आने वाले जो आपके जो क्लासेज होंगी फ्लूइड मैकेनिक्स से, उसमें फ्लूइड का मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। मतलब आपके लिक्विड और गैस जो हैं उनका मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। एंड माय डियर, यू माइट बी वेरी वेल अवेयर व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैकेनिक्स किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ का जब वो रेस्ट में है वो स्टडी करना, जब वो फ्लो कर रही है वो स्टडी करना, रेस्ट में है तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो स्टडी करना, फ्लो में है तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब उसका स्टडी करना, ये मैकेनिक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम फ्लूइड में भी देखेंगे। फ्लूइड जब किसी बर्तन में, जैसे ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो ग्लास में पेंदे में कितना फोर्स लगा रहा है वो पानी, ग्लास की दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है, ग्लास के ऊपर की सतह से धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो किस तरह से प्रेशर जो है बढ़ेगा, किस तरह से फोर्स जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें स्टडी करना, दैट्स द फ्लूइड मैकेनिक्स। ऐसे ही किसी पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो सब स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जानने से पहले आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए फ्लूइड की, और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड का, जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, वो है डेंसिटी और मास डेंसिटी। आप चाहिए डेंसिटी कहिए या मास डेंसिटी कहिए, एक ही बात है। क्या होता है डेंसिटी? बेटा सिंपल सा याद रखो, कोई भी पदार्थ जो है, जो फ्लूइड जो है, उसका वजन कितना है और उसका वॉल्यूम यानी कितना एरिया उसने घेर रखा है वो कितना है,
ठीक है, उसका वजन कितना है और कितना वॉल्यूम उसका है वो कितना है, ये दो चीज़ें आपको पता करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बकेट में पानी लिया, ठीक है, बकेट में पानी लिया, पानी जितना बकेट में लिया उस पानी का वजन कितना है और बकेट में वो कितनी दूर में भरा हुआ है, बकेट का वॉल्यूम कितना, जितना पानी भरा हुआ है ना उतने बकेट का वॉल्यूम कितना है, ये दो चीज़ें मुझे पता करनी है। तो फिर मैं मास डेंसिटी या डेंसिटी कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज़ द रेशियो, ये क्या है, ये रेशियो है किसका, मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। यानी फ्लूइड जो है अपना, जैसे पानी लिया, अपनी इस केस में उदाहरण के तौर पर हमने पानी लिया, पानी का मास कितना है, मास याद रखिए, वजन मतलब फोर्स वाला वजन नहीं, मास केजी वाला वजन, जिसका यूनिट केजी हो, किलो वाला वजन। सो मास कितना है डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम कितना है। तो बेटा बताओ इसका यूनिट क्या हो गया मास डेंसिटी का, इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। सो केजी को मीटर क्यूब से डिवाइड करना है, तो ये इसका यूनिट हो गया। तो आप देखिए इसमें ये तो रहा इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और कैसे डिफाइन होगा वो इसमें लिखा है, डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डेंसिटी और मास डेंसिटी। याद हो गया बेटा। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि जो डेंसिटी है उसको एक सिंबल से हम हमेशा लिखते हैं, वो सिंबल जो है वो देखिए आप इसमें लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ, ये इस सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ। सो डेंसिटी जो है ना वो हमेशा हम जो है इस सिंबल से लिखते हैं। और इसको कहते क्या हैं, बोलने में क्या कहते हैं इस सिंबल को, उसका भी इसमें बता रखा है। इस सिंबल को बोलने में हम कहते हैं रो, RHO, रो। ये देखिए रहा, क्या कहते हैं सिंबल को, RHO, इसको रो बोलते हैं। तो आप हमेशा जब भी डेंसिटी लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे आप रो, ठीक है। रो इक्वल टू M डिवाइड बाई V, जहाँ पर M क्या है, मास, डिवाइड बाई V, वॉल्यूम, ओके। अब यहाँ पर एक नंबर आपको याद करना है। कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स की डेंसिटी हम याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है वो। तो अभी याद कर लीजिए बेटा, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बेटा आपको याद रखना है कि पानी का डेंसिटी जो है वो 1000 किलो पर मीटर क्यूब होता है। मतलब आप इसको यूं समझिए कि 1 मीटर, एक आपने क्या बर्तन लिया जो 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ही मोटा है और 1 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आपने क्या किया, एक चौखूंटा आपने एक बर्तन लिया है जिसका पेंदा जो है ना वो 1 मीटर चौड़ा है इधर से और 1 मीटर मोटा उस तरफ दूसरी तरफ है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, वो भी 1 मीटर है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है वो तो हो गया 1। तो ऊपर मास कितना हो गया बेटा, ऊपर मास पानी के केस में ऊपर मास कितना हो गया, 1000 किलो। मतलब इस तरह के बर्तन में आप कितना पानी भर सकते हैं, 1000 किलो पानी आप इसमें भर सकते हैं। किस तरह के बर्तन में, जिस बर्तन का वॉल्यूम क्या हो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, याद रहेगा। और एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे ही हवा का डेंसिटी कितना है, वो है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। याद रखो बेटा, ये नंबर जो है ना ये याद रखो आप, क्या है 1.23, किसके केस में, एयर, हवा के केस में। पानी के केस में ये कितना है नंबर, ये नंबर पानी के केस में है 1000। तो ये 2 स्टैंडर्ड डेंसिटी तो एटलीस्ट हम याद कर ही सकते हैं। एक और बता देता हूँ, एक और याद करनी चाहिए हमको, वो है मरकरी। मरकरी का होता है बेटा 13,000, लगभग बता रहा हूँ 13,650
यूनिट वही है अपना केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है? 13,650। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है हवा 1.23, मतलब जो आपने पहले एक बर्तन लिया था ना जिसका जो 1 मीटर चौड़ा था, 1 मीटर मोटा था और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर थी, उस बर्तन में कितनी हवा आप भर सकते हैं? 1.23 किलो। 1 किलो और 230 ग्राम, 1.23 केजी। उसी बर्तन में कितना मरकरी आप भर सकते हैं? मरकरी जब आप पूरे में भर दोगे उस बर्तन में तो उसका वजन होगा 13,650 किलो। और उसी बर्तन में यदि आप पानी भरोगे तो उसका वजन होगा, उसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा 1000 किलो। ठीक है, तो ये जो है बात आपको ध्यान रखनी है। अगली प्रॉपर्टी जो है अपनी उस पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो बेटा इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ऊपर वाली थी मास डेंसिटी, मास बटा वॉल्यूम, यह है वेट डेंसिटी यानी वेट बटे वॉल्यूम यानी वेट टू द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वेट टू द वॉल्यूम। तो वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो पहले वाले केस में मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। मतलब वॉल्यूम तो हमको पता ही है, पहले भी निकाल लिया था, यहाँ भी निकाल वही काम में आ जाएगा। बस मास की जगह वेट लेना है। तो मास की जगह वेट कैसे लेते हैं? हमको पता है मास इज m यानी kg, और उसको जब g से गुणा करवा देते हैं, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण जो है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, वो जो है g स्मॉल g से उसको लिखते हैं, उससे मल्टीप्लाई हमको करवाना है। स्मॉल g का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उससे जो है उसको गुणा हमको करवाना है। तो आप देखिए इसमें वही लिखा है इन्होंने, मास इंटू जी, क्या हो गया? वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे रो जी से। ठीक है, तो अब आप मेरे को बता सकते हैं पानी के लिए वेट डेंसिटी कितनी होगी? अच्छा, पानी का मास डेंसिटी कितना था? यानी पानी का डेंसिटी कितना था? 1000। अब उसको क्या करना है? उसको जी से गुणा करवाना है, तो वेट डेंसिटी आ जाएगा। यानी जी का वैल्यू कितना होता है बेटा? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस 1000 को 9.81 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 9810। तो पानी का वेट डेंसिटी कितना है? 9810। इज इट क्लियर? ओके, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है बेटा, वो आपके जो डेंसिटी जो है ना उसका उल्टा होता है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है आपकी जो डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी जो है उसका उल्टा होता है। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई मास ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इज इट क्लियर? याद रहेगा, बहुत आसान है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, जो हर क्वेश्चन में लगभग आती है, जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको बेटा स्मॉल एस से लिखते हैं। ठीक है, लेटर स्मॉल एस जो है या कैपिटल एस जो है, इससे इसको लिखते हैं। देखो इधर ये रहा, ये रहा, ऐसे लिख रखा है ना, तो इसको इस कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा, इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, जिस फ्लूइड का, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप स्क्रीन पे मत देखो, एक बार मेरे को ध्यान से सुनो। जिस फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, उस फ्लूइड का डेंसिटी लीजिए और उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है उस फ्लूइड के लिए, उसकी डेंसिटी से भाग लगा दीजिए। जैसे उदाहरण देता हूँ बेटा, पानी का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो क्या करना है? पानी का ग्रेविटी लीजिए, पानी का डेंसिटी लीजिए। कितना है पानी का डेंसिटी? 1000। उसमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है पानी के लिए, उसकी डेंसिटी का भाग लगाना है। वो अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपल है ना। जैसे एक ऑयल है, एक तेल है जिसकी मास डेंसिटी क्या है? 700 kg पर मीटर क्यूब है। उदाहरण लिया है मैंने
एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी क्या है 700 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है इसका, इस तेल का। कैसे निकालेंगे, इसकी डेंसिटी 700 लेंगे, डिवाइड बाई इस तेल के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है उसकी डेंसिटी का भाग लगा देंगे। बहुत आसान। अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चाहे किसी भी फ्लूइड का यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि मेरे को कैसे निकालना है। बस आपको एक चीज़ जाननी है कि ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। तो बेटा याद कर लीजिए, अभी लिख लीजिए, लिक्विड्स जो हैं जितने भी, उनके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड है आपका पानी, वाटर। और जो गैसेस जो हैं जितनी भी, उनके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड है आपका एयर, हवा। ठीक है, पानी का डेंसिटी कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब, एयर का डेंसिटी कितना 1.23 kg पर मीटर क्यूब। ये इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूला, इन्होंने जो दो फॉर्मूले लिखे हैं वो वहीं से लिखे हैं। एक तो लिख दिया इन्होंने लिक्विड्स के लिए, क्योंकि लिक्विड्स का स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, पानी। तो इन्होंने देखो नीचे डिवाइड में क्या लिखा, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर वाली डेंसिटी से इन्होंने डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर है। अगले फॉर्मूले में, गैसेज वाले जो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो है इन्होंने क्या किया, नीचे वेट डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि हवा के लिए, सॉरी गैसेज के लिए, जो गैस जो हैं उनके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो एयर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कितना है, ये डेंसिटी 1.23। ये कितना है, ये वाला डेंसिटी, ये है आपका 1000। ठीक। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, जो हमने तेल लिया था जिसका डेंसिटी 700 kg पर मीटर क्यूब था, बताओ उसका जो है स्पेसिफिक जो ग्रेविटी जो है वो कितना है। तो आप पता करोगे, ओके ऑयल है, ऑयल है मतलब इसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर है। तो 700 को 1000 से डिवाइड करना है, खत्म। 0.7। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे डिवाइड में भी डेंसिटी, मतलब यूनिट इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इज इट क्लियर? ओके, बताओ मेरे को मरकरी के लिए इसका, ये जो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, बता सकते हैं आप? मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? मरकरी का डेंसिटी लेना है, वो मैंने आपको बताया था लगभग 13650 कुछ था। उसको, मरकरी एक लिक्विड है, तो लिक्विड मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है लिक्विड के लिए, वाटर है। तो वाटर का डेंसिटी का भाग लगाना है, तो 13650 डिवाइड बाई 1000 यानी 13.65। ठीक है, एक हवा है जिसकी डेंसिटी है 2 kg पर मीटर क्यूब। कोई भी हवा नहीं है, कोई ऐसे समझ लीजिए गैस है जिसका डेंसिटी 2 kg पर मीटर क्यूब है। बताओ उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2 डिवाइड बाई 1.23, क्योंकि इस केस में हमको एयर की डेंसिटी का भाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 2 डिवाइड बाई 1.23। इज इट क्लियर? बहुत आसान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। आप कहो तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ये लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अभी देखिए ये एक प्रॉब्लम है, ये देखते हैं। प्रॉब्लम 1.1 क्या कह रहे हैं इसमें, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। बेटा ध्यान से कहना, एक लिक्विड इन्होंने दिया, कह रहा है कि वो लिक्विड, उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, उसका वॉल्यूम कितना 1 लीटर, और क्या कहा विच वेट्स, यानी उसका वेट कितना है 7 न्यूटन। तो उसका मास निकाल सकते हैं ना आप, मास कितना है 7 न्यूटन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भाग लगा दीजिए। अरे mg इक्वल टू 7 दे रखा है इसने, तो m कितना होगा 7 डिवाइड बाई g, तो 7 में 9.81 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा किस में, kg में। तो आपके पास मास भी है, आपके पास वॉल्यूम भी है, आपके पास वेट भी है। तो पहला चीज़ क्या पूछ रहा है ये, स्पेसिफिक वेट,
तो कैसे निकाल सकते हैं स्पेसिफिक वेट? वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, 7 डिवाइड बाई इट्स वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम का यूनिट इसने 1 लीटर दिया है, लेकिन हमको डिवाइड करना है मीटर क्यूब से, ठीक है ना। तो वो उन्होंने यहाँ पे देखो लिखा है वॉल्यूम 1 लीटर जो है वो 1/1000 मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। यानी जो हमने जिस पात्र की हम बार बार बात करते आ रहे थे, जिस बर्तन की जिसका मोटाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, उसमें आप 1000 लीटर पानी भर सकते हैं, ये मतलब है। इज इट क्लियर? ओके। तो देखिए स्पेसिफिक वेट इन्होंने कैसे निकाला, वेट में वॉल्यूम जो है जिसका यूनिट मीटर क्यूब है उसका भाग लगा दिया। डेंसिटी कैसे निकाला, मास जो है उसमें जो है वॉल्यूम का भाग लगा दिया। ये जो फॉर्मूला एक्चुअली इन्होंने लिखा है स्पेसिफिक वेट को जी से डिवाइड किया है, तो वो आपको पता ही है, क्योंकि mg डिवाइड बाई v जो है ये आपका स्पेसिफिक वेट है, और उसको g से डिवाइड कर दोगे तो m डिवाइड बाई v आ जाएगा। ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना है 713.5 हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये लिक्विड है तो इसके स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा वो पानी होगा, तो पानी का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो उससे डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? बहुत आसान है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगला जो अपना लेक्चर होगा बेटा वो भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही होगा। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में फर्दर जो हैं लेक्चर्स जो हैं स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अगला लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं सज्जन सिंह बाजिया, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हमने पिछले क्लास में देखी थी, जैसे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पिछले क्लास में देखी थी। आज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेने वाले हैं उसका नाम है विस्कोसिटी। माय डियर, ध्यान से सुनिए क्या इसमें लिखा है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो आर के बंसल साहब जो हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िए। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। यह क्या है? विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस, मतलब ये अवरोध पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। किस चीज में? विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजस्टेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। बेटा आपको समझ में आया नहीं पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में इसको समझाने की। क्या कहना चाह रहे हैं बंसल साहब? विस्कोसिटी क्या है? आप यूँ समझ लीजिए कि एक प्लेट के ऊपर पानी बह रहा है, यानी अपने पर्स में, मान लीजिए रूम जिसमें आप बैठे हैं अभी, उस पर्स के ऊपर पानी बह रहा है, ठीक है? ऐसा तो इमेजिन कर सकते हैं। वो जो पानी बह रहा है बेटा, यूँ समझिए कि उसकी मोटाई जो है, मतलब जितना पानी बह रहा है ना, उसकी पानी की हाइट जो है कमरे में वो 15 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। तो यदि हम उस पानी को लेयर्स में डिवाइड करें, और ये मान के, ऐसा उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ, और ऐसा मान के मतलब लेयर बनाएं कि एक लेयर जो है उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है पानी की, तो सबसे पहली लेयर जो आपके पर्स से चिपकी हुई है या पर्स के ऊपर है, कितनी मोटी? 1 सेंटीमीटर। उसके ऊपर पानी की दूसरी लेयर है,
उसके ऊपर पानी की तीसरी लेयर है। इस तरह की टोटल 15 लेयर पानी की हैं और उस पानी की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये डेफिनेशन कह रही है कि जो पहली लेयर आपकी है और जो दूसरी लेयर है, उन दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहली जो लेयर है वो दूसरी लेयर को फ्लो होने का हमेशा अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी, ठीक है। और वो जो विरोध है वही विस्कोसिटी है। ऐसे ही इन्होंने पहली और दूसरी की बात ही नहीं करी, इन्होंने कही है कोई भी दो लेयर जो एक दूसरे के आसपास हैं, यानी वो पहली दूसरी भी हो सकती है, दूसरी तीसरी भी हो सकती है, तीसरी चौथी भी हो सकती है एंड सो ऑन। लेकिन पहली और चौथी का कंपैरिजन हम नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको हम विस्कोसिटी नहीं कहेंगे बेटा कि पहली लेयर और चौथी लेयर के बीच में क्या हो रहा है, नहीं। दो एडजस्टेंट आपकी यानी एक दूसरे के पास वाली लेयर होनी चाहिए। तो ये छोटा सा आपको पॉइंट ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो अभी आप इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विस्कोसिटी क्या है? जब फ्लूइड की एक लेयर उसके पास वाली, चाहे वो नीचे वाली हो या ऊपर वाली, उसके पास वाली दूसरे लेयर के फ्लो का विरोध करती है, तो वो विरोध जिस वजह से होता है उस वजह को विस्कोसिटी नाम दिया गया है। समझ में आया आपको? तो देखो बेटा, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसमें आपको ये ध्यान से देखना है कि नीचे नीचे जो है वो क्या है? आपकी प्लेट है या आपका फर्श है ना। उससे वाई डिस्टेंस यदि आप ऊपर चलोगे, आपके फर्श से, आपकी प्लेट से वाई डिस्टेंस यदि आप ऊपर जाओगे, तो इन्होंने एक लेयर वहां पर ली है और उस लेयर की वेलोसिटी भी इन्होंने लिखी है। क्या वेलोसिटी है? स्मॉल यू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चौथी लेयर है या पांचवी लेयर है, कोई सी भी हो, लेकिन कोई एक लेयर इन्होंने ली है। कहां पर ली है? वाई डिस्टेंस पर। कहां से? आपके फर्श से। आपका जो फर्श है, आपके फर्श से वाई डिस्टेंस पर, या यूं कहें आपकी जो प्लेट है उससे वाई डिस्टेंस पर, ठीक है। अब अगली जो लेयर इन्होंने ली है, मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए इन्होंने 10वीं लेयर ली है वाई डिस्टेंस पर, तो अगली कौन सी होगी? 11वीं ही लेनी है। उससे चिपकी हुई जो दूसरी लेयर है ना, वही लेनी है। तो इन्होंने अगली उससे जस्ट पास वाली लेयर ली और इन्होंने बताया कि अगली लेयर जो है वो पहली लेयर से dy, स्मॉल dy जो है उतना ऊपर है, और उसकी वेलोसिटी भी इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा बताई। और वो क्या बताई? इन्होंने लिखा उसकी वेलोसिटी स्मॉल u प्लस du है, ठीक है। यानी जो नीचे वाली लेयर है वो u वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, तो ऊपर वाली स्मॉल u प्लस du से फ्लो करेगी, थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी से। तो अब बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि जब इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी ले ली, मतलब दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस है, और मतलब डिफरेंस है तो यहाँ पर विस्कोसिटी का रोल है। नहीं तो बेटा सब की सब लेयर जो हैं वो एक ही वेलोसिटी से जाती, एक ही वेलोसिटी से फ्लो करती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर वाली लेयर जो है पानी की या फ्लूइड, कोई जो भी ये कंसिडर कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी du वेलोसिटी से ज़्यादा है उससे जस्ट नीचे वाली वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखो वही लिखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि जब दो लेयर फ्लूइड की हम लेते हैं dy डिस्टेंस पर एक दूसरे से वो दूर हैं, यानी उनके बीच में dy डिस्टेंस है, और एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है, एक लेयर u वेलोसिटी से मूव करती है तो ऊपर वाली u प्लस du से मूव करती है। और कह रहे हैं कि द विस्कोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी कॉजेज ए शेयर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। और ये कह रहे हैं कि विस्कोसिटी की वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि द टॉप लेयर कॉजेज द शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजस्ट, यानी कह रहे हैं कि टॉप लेयर जो है वो शेयर स्ट्रेस किस पर लगा रही है? नीचे वाली लेयर पर, एंड नीचे वाली लेयर जो है वो शेयर स्ट्रेस लगा रही है ऊपर वाली लेयर पर। अच्छा, शेयर स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया आपको यहाँ पता ही है इस लेयर का कि इसका एरिया कितना है और क्या फोर्स लग रहा है, उसको यदि आप उस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि जो शेयर स्ट्रेस है जिसको हम टाउ से लिखते हैं वो प्रोपोर्शनल रहेगी किसके?
डी यू अपॉन डी वाई के। शेयर स्ट्रेस जो है आपकी वो प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, वेलोसिटी डिफरेंस जो डी यू है डिवाइड बाई जो उनके बीच में थिकनेस का डिफरेंस है डी वाई, इसके प्रोपोर्शनल रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे निकाला कि जो ये इस तरह से रहेगा। वो एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बेटा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने ऐसा कहा था, न्यूटन जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो आपकी शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल रहेगी डी यू अपॉन डी वाई, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नाम दिया गया। ये जो डी यू अपॉन डी वाई जो है ना, यानी वेलोसिटी डिवाइड बाई थिकनेस जो है, इसको नाम क्या दिया गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नाम होगा म्यू, एंड दैट म्यू इज विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, सो म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो देखिए इसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है इसमें, आप ध्यान से देखिए, डी यू अपॉन डी वाई रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ध्यान से इसको पढ़िए, इसका ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। आप क्लास में होते तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कैसे लिखा है इन्होंने। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब शेयर स्ट्रेन डिवाइड बाय dt। अरे किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है, वो रेट हो जाता है। तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब कोई भी शेयर स्ट्रेन डिवाइड बाय dt टाइम, तो उससे भी आप इसको लिख सकते हैं। और इन्होंने लिखा और, या तो क्या कहिए इसको, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। बेटा दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या तीसरा नाम वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये तीन नाम आपके हैं डी यू अपॉन डी वाई के। तो बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ऐसा आप लिख सकते हैं। शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो यहां से देखिए इन्होंने म्यू लिखा है टाउ अपॉन डी अपॉन डी वाई। थस द विस्कोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। मतलब शेयर स्ट्रेन जब यूनिट होगा तो शेयर स्ट्रेस ही आपका जो है वो म्यू के इक्वल हो जाएगा। इन्होंने ये भी लिखा है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो यूनिट आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको स्ट्रेस का यूनिट पता है, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको डी यू का भी डी यू क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है क्या है, मीटर पर सेकेंड। एंड नीचे डी वाई इज थिकनेस, तो इसका भी यूनिट आपको पता है, दैट इज मीटर। तो ये आप सब यूनिट्स लिख करके आप जो है विस्कोसिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। तो वही इन्होंने किया है। देखिए इन्होंने शेयर स्ट्रेस को लिखा फोर्स बाय एरिया, मीटर पर सेकंड यानी लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ये आपका वेलोसिटी हो गया, और उसको डिवाइड कर दिया इन्होंने लेंथ से। तो फाइनली आपका जो इसका यूनिट निकल के आता है वो आ रहा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स टाइम डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर, दैट इज ए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एमकेएस यूनिट जो है उसका, या ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं। बाकी सीजीएस में आपका न्यूटन जो है वो केजीएफ हो जाता है, किलो फोर्स हो जाता है, टाइम सेकंड ही रहता है, और उसका जो थिकनेस जो है उसका लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर हो जाता है, किसमें, सीजीएस में। ओके, सो देखिए इन्होंने डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है सीजीएस में, एंड एमकेएस में केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। that kgf is a kilo force, so that's mg. Okay, so that is mg और न्यूटन। सो हमको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, सो इन टर्म्स ऑफ पास्कल ऑल्सो यू कैन
राइट द यूनिट्स। तो ये पूरा यूनिट्स का ही खेल है। इनमें आपको जो दो चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है वो ये कि सीजीएस में सीजीएस जो यूनिट इसकी है उसमें हम इसको डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और कुछ कन्वर्जन्स भी इसमें इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स भी हैं, वो भी आपको याद रखने। वो देखिए एक कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज पोइज। सो मेनी टाइम्स बहुत बार एग्जाम में आता है इसका यूनिट जो है ना पोइज आ जाता है। तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये सीजीएस यूनिट है। वन पोइज इज 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके सो ये डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट हमने देखा अभी। ऐसे ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी से ही डिफाइन की गई है, बस आपको उसमें करना क्या है, डेंसिटी का भाग लगा देना। किसमें? डायनेमिक विस्कोसिटी में। तो वो आपको क्या देगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी देगा। सो देखिए क्या लिखा है इसमें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड इट्स डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसका जो सिंबल जो है ना वो स्मॉल वी से हम इसको लिखते हैं और इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, एन यू, न्यू। सो एम यू म्यू से लिखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी को, और न्यू, एन यू न्यू से लिखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। ओके और ऐसे ही सीजीएस जो था अपना यूनिट 1 डाइन जो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो था उसको हमने कहा था एक पोइज हम उसको बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जो है इसकी यूनिट्स में आप देखेंगे 1 सेंटी स्टोक मीन्स 1 बाई, ये देखिए इसमें लिखा 1 स्टोक जो है ना उसमें पोइज बोलते हैं, और इसमें लिखा 1 स्टोक इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब वही है, उसका सीजीएस यूनिट जो है उसको नाम दिया हमने पोइज, इसका सीजीएस यूनिट जो है उसको नाम दिया हमने स्टोक। इट्स वेरी सिंपल बेटा। वहां पर उसका सीजीएस यूनिट था डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर इसका सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि किसके इक्वल है? 1 स्टोक के। वहां डायनेमिक विस्कोसिटी में वो किसके इक्वल था? 1 पोइज के। सो जिस लॉ की हम बात कर रहे थे वो देखिए लॉ यहाँ पर आ गया बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या है? इट स्टेट्स दैट द shear stress tau on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain or rate of shear deformation और velocity gradient। ये तीनों नाम हमेशा आप एक साथ याद रखिए। The constant of proportionality is called the coefficient of viscosity और coefficient of dynamic viscosity, बिकॉज अभी हमारे पास 2 विस्कोसिटी आ चुकी हैं, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक। तो जब भी ओनली एक नाम लिखा हुआ रहेगा विस्कोसिटी, दैट मीन्स दैट इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात होगी तो क्लियरली मेंशन किया जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब कुछ भी मेंशन नहीं है, ओनली विस्कोसिटी लिखा गया, दैट मीन्स इट्स ए डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके सो देयर वेरिएशन इज ऑल्सो देयर कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, विस्कोसिटी प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है। सो वो सब भी इसमें है, बहुत आसान है। बिकॉज जब आप देखेंगे विस्कोसिटी इट्स ए रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड्स के केस में क्या होगा, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से देखना। लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, गैसेज के केस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ही आगे प्रेशर का भी आएगा। तो ये जो टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में लेते हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड बाय।